शुरू। हाँ, मैं डॉक्टर गजेंद्र सिंह यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर इतिहास विभाग से हूँ, राजकीय महाविद्यालय बीसर अकबरपुर नू डिस्ट्रिक्ट से। आज मैं अपना प्रेजेंटेशन जो दे रहा हूँ, जो टॉपिक है मेरा, वो प्राचीन भारतीय व्यापारिक मार्ग और उस काल में जो बंदरगाहें रही हैं उसका मैं आपको मानचित्र समझाऊंगा आज कि क्या क्या उस काल में था और किस प्रकार की आपने टिप्पणी लिखनी है, किस प्रकार जो है आपको मैप बनाना है और कितना समय लेना है और मैप में क्या क्या चीज़ें आपको महत्वपूर्ण होनी चाहिए, वो मैं थोड़ा आपको समझाऊंगा। आज का जो मेन टॉपिक है वो तत्कालीन प्राचीन भारत में जो व्यापारिक मार्ग हैं, जो प्राचीन भारत में व्यापारिक मार्ग हैं उनके बारे में बताऊंगा मैं। और आप एक बार जो मेरा बनाया हुआ मैप जो है वो आप एक बार इसको थोड़ा देखिए, ठीक है। इस मैप को बड़े ध्यान से देखना है आपको, ऊपर से नीचे तक इस मैप में देखिए व्यापारिक मार्गों के साथ साथ मैंने बंदरगाहों का जिक्र किया है और कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी बंदरगाहें थी, वो कौन से काल में थी, वो मैं आपको समझाऊंगा। दूसरा, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जो मैप होगा, भारत का जो मैप होगा, उसमें इस चीज़ का ध्यान रखना कि सभी देशों के नाम लिखने हैं सर्वप्रथम। फिर उसके बाद जो महासागर हैं, सागर हैं, उन बंगाल की खाड़ी है, अरब सागर है, महासागर है, हिंद महासागर है, उसके बारे में बताना है। आप ये सब चीज़ बड़े ध्यान से देखिए, मैप में बड़े तरीके से देखिए कि हर चीज़ तरीके से बनी हुई है। आप एक बार इस मैप को गहनता से इसकी जांच करेंगे या आपको पढ़ेंगे या देखेंगे तो आपको क्लियर कट लगेगा कि ये एक महत्वपूर्ण मैप है और इसको बनाने में मैंने काफ़ी मेहनत की है। दूसरा, ये आपकी जानकारी के लिए प्लस आपके जो इतिहास विषय में जो स्कोर बढ़ाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, ठीक है। आज का जो टॉपिक है इसके बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा कि यह टॉपिक बड़ा ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये महत्वपूर्ण इसलिए है कि तत्कालीन समय में प्राचीन भारत में जो व्यापारिक गतिविधियाँ थी, राजनीतिक आंदोलन, राजनीतिक आक्रमण थे, तो वो कच्चे मार्गों पे या सड़कों पे या राजमार्गों पे किस प्रकार से सक्सेस हुए हैं, सफल हुए हैं, उनका एक तरीका है, ठीक है। आप देख लिया मैप, अब मैं इसको मैप को रख रहा हूँ, ठीक है। अब मैं इसके बारे में बताता हूँ आपको। सबसे पहले मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि मैप भरने का तरीका क्या है। मैप एक इतिहास विषय का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। ये दो मैप आपके आएंगे परीक्षा में और दोनों में से एक आपको भरना पड़ेगा, क्योंकि ये जो मैंने मैप लिया है, जो आपको मैं समझा रहा हूँ, ये थोड़ा हटके है और अलग तरह का मैप है, ठीक है। मैं सामान्य मैप भी आपको कराऊंगा। अभी जो है ये जो मैप है मेरा वो व्यापारिक मार्गों से जुड़ा हुआ है और तत्कालीन बंदरगाहें व्यापारिक गतिविधियाँ कैसे संचालित होती थी उसके बारे में है। तो सर्वप्रथम मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपने टिप्पणी भी कैसे लिखनी है। जिस प्रकार आपने मैप भरा है, जैसे मैप में मैंने राजमार्ग बनाए हैं, मैंने व्यापारिक नगर बनाए हैं, इसमें साफ दिख रहे हैं व्यापारिक नगर हैं और व्यापारिक मार्ग हैं, साफ दिख रहा है कि कौन सा मार्ग कहाँ पर जा रहा है। इसके बारे में बताऊँगा कि किस प्रकार से ये मार्ग और कहाँ कहाँ पर ये थे। अब आपको सबसे पहले क्या है, जब आपके पास मैप आता है तो आप मैप की लोकेशन और मैप का जो मैप के बारे में कि आपका क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन जो है वो आपको पढ़ना है। उस क्वेश्चन में क्या रहेगा वो आपको मैं बता देता हूँ। वो पूछेंगे आपसे कि तत्कालीन व्यापारिक मार्ग, व्यापारिक केंद्र और तत्कालीन बंदरगाह कौन सी थी। तो आपको सर्वप्रथम मैप में आपको जो भारत के साथ जुड़े हुए देश हैं उनका जिक्र करना है। चाइना है, बांग्लादेश है, म्यांमार बर्मा है, श्रीलंका है, पाकिस्तान है, अफ़गानिस्तान है, ईरान है, उनके बारे में आपको बताना, ये आपके मैप में भरना है। उसके पश्चात आपको सभी व्यापारिक केंद्र भरने हैं, ऊपर से लेकर कासगढ़ से लेकर काबुल, कंधार, जो मुल्तान है, इंद्रप्रस्थ है, जो है उज्जैन है, दक्षिण के जो क्षेत्र हैं उनका आपको जिक्र करना है। उनमें आपको सारे पहले गोल्ड पॉइंट बनाने हैं। फिर ये गोल्ड पॉइंट बनाने के बाद आपको ये बताना है कि किस प्रकार और कौन कौन सा व्यापारिक मार्ग और
में कौन कौन से व्यापारिक केंद्र थे। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि आपको जब आप टिप्पणी लिखते हो, इस मैप की जब टिप्पणी लिखेंगे तो सबसे पहले आपको परिभाषा बतानी है कि इस मैप की ये परिभाषा है। दूसरा, आपने प्रस्तावना बतानी है कि प्राचीन भारत में ये जो व्यापारिक केंद्र हैं और व्यापारिक मार्ग हैं, ये एक तरह से शरीर की धमनियाँ जिस प्रकार होती हैं उसी प्रकार व्यापार की धमनियाँ होती थी। दूसरी कि इन व्यापारिक मार्गों और बंदरगाहों से भारत सोने की चिड़िया बन गया था। वो सोने की चिड़िया संपूर्ण प्राचीन काल में रहा है। ये कोई ऐसी बात नहीं है कि भारत का जो व्यापार था वो विदेशों से होता रहा है। विदेशों से आयात और निर्यात की व्यवस्था इन बंदरगाहों और इन व्यापारिक मार्गों से रही है। और आधुनिक काल में भी आधुनिक काल में जब चलते हैं तो अंग्रेज़ों ने इन्हीं बंदरगाहों का फ़ायदा उठाया है और उन्होंने संपूर्ण भारत को जो है विजित करने बाद भी इन्हीं मार्गों का प्रयोग किया है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्राचीन काल में व्यापारिक मार्गों को या मार्गों की 3 श्रेणियां थी। सबसे पहले महामार्ग। भारत में सभी 4 भागों को जोड़ने वाले मार्ग को महामार्ग कहा जाता था। ठीक है। दूसरा है वणिक पथ। पहला महापथ, दूसरा है वणिक पथ। वणिक पथ से अभिप्राय है जो व्यापारिक गतिविधियां थी और जिन मार्गों से ये व्यापारिक गतिविधियां संचालित होती थी उन्हें वणिक पथ कहा जाता था। ये संपूर्ण भारत में होता था क्योंकि छोटी गलियां और बड़ी सड़कें, ये पक्की जो सड़कें होती थी वो व्यापारिक और राजनीतिक जो है ये जो आक्रमण होते थे उनके लिए प्रयोग में की जाती थी। और तीसरा है राजपथ। जो राजपथ तो आपको पता ही है, संपूर्ण राज्य में बड़े बड़े राजपथ बना दिए जाते थे। अपने क्षेत्र में जो बड़े राजपथ बनाए जाते थे और वो राजकीय गतिविधियों के संचालन के लिए जो है वो राजपथ बनाए जाते थे। 3 प्रकार की श्रेणियाँ थी इन पथों की, मार्गों की। अब सबसे पहले हम आते हैं सबसे पहले महापथ में। तो जो महापथ है उसके उत्तरापथ, महापथ में पहला पॉइंट बनेगा आपका वो उत्तरापथ का बनेगा, जिसे राष्ट्रीय महामार्ग भी कहा गया है। यह पहला मार्ग जो है वो आपको ये बताना है कि कहाँ से शुरू होकर, जैसे मैं आपको एक बात दिखाना चाह रहा हूँ। जैसे यहाँ से देखिए ये जो एरिया बना हुआ है, ये मार्ग यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ तक ऊपर तक जा रहा है। ये मार्ग यहाँ से शुरू हो रहा है, इसके ऊपर जा रहा है, ये ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है, ये देखिए यहाँ से यहाँ जा रहा है। ठीक है, आप नोट कर लीजिए। मैं आपको जो बता रहा हूँ वो मैप के हिसाब से कहाँ पर जा रहा है। सर्वप्रथम आप नोट करिए, उत्तर पथ जो है उसमें पहला जो मार्ग है, देखिए पहला मार्ग जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, ये देखिए, ये मणिपुर से शुरू हो रहा है। ये इधर ये देखिए ये सारा ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ, इस नोट कर लीजिए क्या क्या है। यह मणिपुर से शुरू होकर महास्थान, गौड़, पुंड्रवर्धन, वैशाली, कुशीनगर, कपिलवस्तु, श्रावस्ती, अही क्षेत्र, इंद्रप्रस्थ, तक्षशिला, पुरुषपुर या आज वर्तमान का पेशावर और पुष्पावती तक ये मार्ग जाता है। पुष्पावती तक, मणिपुर से लेकर पुष्कलावती भी, उसको पुष्कलावती भी कहा जाता है। तो यह मार्ग जो है, कौटिल्य ने इस मार्ग को हेमवत महामार्ग भी कहा है। हेमवत भी महामार्ग कहा है। उत्तरापथ में दूसरा जो है मार्ग जो है ताम्रलिप्ति शुरू हो रहा है। जो ताम्रलिप्ति से शुरू हो रहा है, अब बताता हूँ, उसको नोट कर लीजिए कहाँ से जा रहा है। ताम्रलिप्ति से शुरू होकर गया, प्रयाग, कन्नौज को पार करके इंद्रप्रस्थ से उत्तरापथ में यह जाकर मिलता है। इंद्रप्रस्थ से यह उत्तरापथ में मिलता है। तीसरा लिखिए, तीसरा है इंद्रप्रस्थ से अग्रोहा, सिरसा, मुल्तान को मूल स्थान भी कहा जाता था। को पार करके बोलाना जाता था, जहाँ यह अपरंथ पथ में मिल जाता था। इसी प्रकार ये जो महापथ है
जिसे राष्ट्रीय महामार्ग भी कहते हैं, यह दक्षिणापथ की तरफ जाता है। तो दक्षिण में जो मार्ग थे आप उनको नोट कर लीजिए। दक्षिणापथ में कौन कौन से मार्ग थे? पहला देखिए, पहला जो है वो पाटलिपुत्र से राजगृह, भीता त्रिपुरा, नागपुर से वस्तागुलम होते हुए बेजावाड़ा जाता था, बेजावाड़ा जाता था। दूसरा देखिए, पाटलिपुत्र से कन्नौज, पाटलिपुत्र से सीधा कन्नौज गया, कन्नौज से दक्षिण में मुड़ गया, कन्नौज से दक्षिण में मुड़ गया। ये देखिए, कन्नौज से पाटलिपुत्र से, ये पाटलिपुत्र से सीधा आया कन्नौज और कन्नौज से दक्षिण की तरफ मुड़ गया है, कन्नौज से दक्षिण तरफ मुड़ गया है। कन्नौज से दक्षिण तरफ मुड़ते हुए नोट कर लीजिए क्या क्या आएगा इस क्षेत्र में, कन्नौज से दक्षिण की तरफ मुड़ने के, विदिशा, विदिशा आएगा। ये देखिए विदिशा, ये जो है जगह है, ये विदिशा है, विदिशा है। उसके बाद चलिए विदिशा से पहुंचते हुए महाराष्ट्र में घुसता है, महाराष्ट्र से कर्नाटका में और कर्नाटका से केरला के तिरुचिल्लापल्ली से होकर अंतिम छोर जो है वो रामेश्वरम तक जाता है, रामेश्वरम तक जाता है। ठीक है, हो गया। और तीसरा जो इसका दक्षिणापथ का मार्ग है उसमें उज्जैन से, यह उज्जैन से गुजरात तक का रास्ता दिखा दिया। ये उज्जैन से गुजरात तक का, उज्जैन से भरूच भृग कच्छ जो है वहाँ तक जाता है। ठीक है, अब है पुवंत पथ महामार्ग, पुवंत पथ महामार्ग, पुवंत पथ महामार्ग। देखिए अब इसका जो एरिया है मैं आपको बताना चाहूँगा, यह नोट कर लीजिए कहाँ से कहाँ तक जा रहा है। यह जा रहा है गोड, ये देखो, देखिए ये जो है दिख रहा है गोड, ये गोड है, ये गोड है। गोड से ये ताम्रलिप्ति में जा रहा है, ये ताम्रलिप्ति बंदरगाह है। फिर ये कलिंग जा रहा है, कलिंग जा रहा है, दिख रहा है, कलिंग से पुरी, कलिंग से पुरी, विशाखापट्टनम, मसूलीपट्टनम, कांचीपुरम और कावरीपट्टनम से, और अंत में अपने गंतव्य रामेश्वरम जाता है। लेकिन यह कन्नौज से जो रास्ता आ रहा है, कन्नौज से जो रामेश्वरम का रास्ता आ रहा है उसमें जाकर ये मिल जाता है। कन्नौज से जो रास्ता आ रहा है, देखिए ये कन्नौज से जो रास्ता आ रहा है बेटा, ये देखिए ये कन्नौज से जो रास्ता आ रहा है, ये जो एरिया आ रहा है, ये आ रहा है, ये इसमें जाके मिल जाता है। ठीक है, अभी दूसरा बता रहा हूँ। दूसरा जो है वो नोट कर लीजिए, अपरंत पथ महामार्ग, अपरंत पथ महामार्ग नोट कर लीजिए। ये कहाँ से आता है? बोलन से पाटन, बोलन से पाटन और उसके बीच में सिंध है। ठीक है, पाटन से पहले सिंध से होकर आ रहा है ये, और फिर भृगु कच्छ सोपारा तक ये जाता है। और वहाँ से ये जो है, वहाँ से ये कहाँ जा रहा है? दक्षिण की तरफ जा रहा है। देखिए दक्षिण की तरफ जा रहा है, सोपारा से ये दक्षिण की तरफ जा रहा है ये। ठीक है, और अंत में ये कन्याकुमारी तक चला जाता है। अपरंत कोंकण का क्षेत्र का प्राचीन नाम है। ठीक है, अब लिखिए दूसरा है, अब दूसरी स्टेज आती है वणिक पथ की, जो मैंने पहले बता दिया वणिक पथ से अभिप्राय क्या है। अब वणिक पथ में क्या है कि गाँव को जाने वाली छोटी सड़कें तथा नगरों को जोड़ने वाली, व्यापारिक नगरों को जोड़ने वाली बड़ी सड़कें वणिक पथ के अंतर्गत आ रही हैं। राजनीतिक सत्ता को महामार्गों और वणिक पथों के विभिन्न तथा के निर्माण और रखरखाव के लिए सावधानी सरकार बरतती थी, उनकी सुविधाएं देती थी, उनको पक्का करती थी, समय समय पर उनका रखरखाव, उनकी सुरक्षा प्रदान की जाती थी। क्योंकि इन पथों से, वणिक पथों से और सरकार को चुंगी मिलती थी, अन्य कर मिलते थे, चुंगी मिलती थी और अन्य कर मिलते थे, तथा उनको सुविधाएं देने के लिए जैसे सीमा शुल्क हो गया, चुंगी हो गई, तथा अन्य राजस्व मिलता था, जिससे खजाने में विस्तार होता था, खजाना बढ़ता था और खूब धन धान्य होता था। लेकिन ये सब कब हो रहा है? जब वणिक पथ को सुरक्षा दी गई है। उसके पश्चात जो है राजमार्ग है, राजपथ जो हैं
वो अब मैंने पहले बता दिया आपको कि राजपथ वो हैं जो राज्य के अंदर जो है छोटी सड़कें हैं या इस प्रकार की जो राज की गतिविधियों के संचालन के लिए राजमार्ग बनाए गए थे, उनको कहा जाता है। अब हम इसमें एक चीज़ और मैं डालना चाह रहा हूँ या मैंने डाली है कि इन राजमार्ग जो प्राचीन मार्ग हैं इनका वर्गीकरण कर दिया मैंने इनका वर्गीकरण कर दिया कि किस किस को क्या क्या कहा जाता था। तो एक बार नोट कर लीजिए क्या क्या कहा जाता था। नंबर 1 है स्थल मार्ग, स्थल पथ। यह डैश करके लिख लीजिए, यह मैदानी रास्ते के व्यापारिक मार्ग थे। मैदानी रास्तों के व्यापारिक मार्गों को स्थल मार्ग कहा जाता था। दूसरा वन पथ, जंगल से गुजरने वाली जो सड़कें थी उन्हें वन पथ कहा जाता था। तीसरा है हाथी क्षेत्र पथ, जहाँ पर हाथियों की जो है हाथी वहाँ पर का जो बसावट थी, वो हाथियों की बसावट वाले रास्ते हैं, उनको हाथी क्षेत्र पथ कहा जाता था। एक शंकु पथ यानी कि पहाड़ी रास्ता। फिर है कारी पथ। कारी पथ का मतलब है बंदरगाहों और गोदियों को जोड़ने वाले समुद्री मार्ग, ठीक है। उसके बाद अम्सा पथ है, गमनागमन के लिए बनाई गई सड़कें, आवागमन के लिए बनाई गई सड़कें, उन्हें अम्सा पथ कहा जाता था। चक्र पथ, पहिएदार गाड़ी के लिए उपयुक्त सड़क, पहिएदार जो गाड़ी के लिए उपयुक्त सड़क। उसके बाद है रथिया पथ, रथों के लिए उपयुक्त पथ। रथों के लिए जो पथ होते थे ये 10 फुट से लेकर 32 फुट चौड़े होते थे, इन्हें रथिया पथ कहा जाता था। उसके पश्चात परिरथिया रथों के लिए बाह्य पथ जो होते थे, रथों के लिए बाह्य पथ। तीसरा है उपरथिया, रथों के लिए छोटी गलियां। अब ये तो है व्यापारिक मार्गों के बारे में बता दिया मैंने। अब जो व्यापारिक जो हैं ये बंदरगाहें समुद्र के तटों पे हैं, इनके बारे में मैं एक बार बता देता हूँ आपको। समुद्र के तटों के नज़दीक देखिए ये यहाँ से मैंने इनको जैसे हड़प्पा काल, संगम काल, मौर्य और मौर्योत्तर काल के और गुप्त काल के बीच में विभाजित किया है। आप इनको नोट कर लीजिए। हड़प्पा काल में कौन कौन सी थी नोट करिए। हड़प्पा काल में जो है सुतकाजंडोर, सोक्ताको, बालाकोट, अल्लादिनो और लोथल। अल्लादिनो जो है वो अरब सागर पे है के तट पे है, लोथल जो गुजरात में है, और उपरोक्त जो तीनों सुतकाजंडोर और सोक्ताको और बालाकोट जो हैं बलूचिस्तान में है। ठीक है बेटे, ये हड़प्पा कालीन बंदरगाह हैं। अब आप लिखिए संगम कालीन बंदरगाह। संगम कालीन बंदरगाह में तोंडी, मुसीरी, नेलसिंडा, कोरकई, आरिकमेडू मैंने पहले भी जिक्र किया हुआ है, क्योंकि अभी मैं एक रिफ्रेशर कोर्स किया था तो मैंने पांडिचेरी यूनिवर्सिटी में किया था। तो पांडिचेरी के पास जो है ये आरिकमेडू की जो बंदरगाह है, ये उसके अवशेष वहाँ पर हैं। मैं पर्सनली देख के आया, मैंने वहाँ पर फ़ोटो भी ली हैं। और जो है इतनी बड़ी बड़ी जो हैं दीवारें हैं उनकी, इतनी बड़ी बड़ी दीवारें हैं उसकी, मैंने वहाँ पर फ़ोटो लिए हैं और मैं ये फ़ोटो भी कभी आपको मैं शेयर करूँगा। ठीक है। उसके बाद लिखिए मौर्य और मौर्योत्तर कालीन जो बंदरगाहें हैं वो लिख लीजिए कौन कौन सी हैं। सोपारा नंबर 1, सोपारा, भड़ोच या इसे कच्छ भी कहा जाता है। ठीक है। देवल, पोलूरा, चोला, नोरा, टिंडिस, मुजरिस, कोरकई, मागपट्टम, कमारा, मसूलीपट्टम। ठीक है बेटे। साइन, निटिग, बांजेटाइन, ठीक है, सोमला, नेलसिंडा, मसालिया तथा खंबात। इसमें मैंने जैसे ये देखिए अरिकमेडू है, पुहार है, ठीक है, ये पोरभूम है,
ये सब मैंने इसमें लिखी हुई दिखाई हुई हैं बेटे। ठीक है, ये सब करने के उपरांत आपको जो है इसके निष्कर्ष बताना है। आपको निष्कर्ष में लिखना है कि भाई ये जो उपरोक्त जो मैप हमने पढ़ा है और उसी के ऊपर जो हमने टिप्पणी लिखी है ये बहुत उपयोगी रही है प्राचीन काल में भी, और उन्हीं मार्गों को उनका विकास करके उन्हें बड़ी बड़ी बंदरगाहें बना दिया गया है। इसीलिए जो भारत प्राचीन काल में जो सोने की चिड़िया कहलाता था, आज भी उसी पथ पर अग्रसर है। आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो, इस मैप में नहीं आई हो, या टिप्पणी के बारे में या मैप के बारे में, जो भी आपने पूछना है आप मेरे से पूछ सकते हो। कोई भी चीज़ है आप समझ सकते हो, पूछ सकते हो। अगर नहीं पता है तो वही आप मेरे से संपर्क कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। जो आपने बहुत ध्यान से सुना, धन्यवाद आपका। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।